रीना की सास सौतेली थी। उसकी अपनी सास तो उसके पति को जन्म देते ही चल बसी थी। बेटा, तेरी ये सौतेली सास थोड़ी सख्त है। हम लोगों के खातिर बेटा तू इसे झेल लेना। हम भी इससे दुखी है, लेकिन कर क्या सकते हैं। कोई बात नहीं पापा जी, मैं माँ जी की सारी बात मान लिया करूंगी। रीना की नजर सामने दीवार पर टंगी अपनी असली सास की फोटो की तरफ जाती है। अरे, ये मेरी सासू माँ की फोटो को देखकर लग रहा है जैसे किसी ने बरसों से साफ नहीं किया। वो कपड़ा लेकर सास की फोटो पर मारती है और फोटो को चमका देती है। फोटो देखकर, काश सासू माँ आप मेरे साथ होती। आप कितनी सुंदर है। फोटो देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये फोटो है। लग रहा है मानो साक्षात आप ही हैं जो अब आकर मुझे गले लगा लेंगी। रीना बोलकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद फोटो में सास की आंख से आंसू गिरता है। रीना अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि उसकी सौतेली सास उसे जोर से डांटती है। अरे क्या सारा दिन सोती रहती है, आलसी कहीं की। ये मत सोचना कि तुझे यहाँ बहू बनाकर लाए हैं तो सर पर चढ़ा कर रखेंगे। अरे नौकरानी है तू, नौकरानी समझी। रीना जल्दी से किचन में आकर काम करने लगती है कि घर की बेल बजती है। काम वाली अंदर आती है। ओए, तू क्यों आई है, हैं? यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है, जा। अरे लेकिन आप तो बोलती थी ना कि मेरे बिना आपका गुजारा नहीं है। बोलती थी ना, लेकिन अब ये आ गई है ना फ्री की। जा, तेरी आज से छुट्टी। आज से अपनी शक्ल ना दिखाना, समझी। नौकरानी चली जाती है। ए, चल झाड़ू लगाना शुरू कर। सौतेली सास रीना पर खूब जुल्म करती, उसे परेशान करती, लेकिन रीना चुपचाप बिना किसी शिकायत के काम करती रहती। फिर एक दिन, रीना बेटा, तेरे मायके से तेरे भाई का फोन आया था। तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे बुला रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया माँ को? पापा, मैं अभी जा सकती हूँ क्या? हाँ बेटा, तू सामान पैक कर ले, मैंने गाड़ी भी मंगवा दी है। तभी सास आ जाती है। हाँ, यहाँ तो धर्मशाला है ना, कि कहीं भी आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं नहीं जाएगी तू रीना। अरे तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ऐसी बात ना करे सासू माँ, मैं माँ को देखे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो ठीक है, फिर जा, लेकिन फिर वहीं रहना, आने की जरूरत नहीं है, समझी। रीना सास की बात सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है कि तभी वो नौकरानी फिर आ जाती है जिसे सास ने निकाल दिया था। अरे माँ जी, जाने दो ना बहू को मायके, उनकी माँ की तबीयत खराब है। मैं कर दूंगी ना सारा काम, और वो भी फ्री में, ठीक है। अरे लेकिन तुझे कैसे पता चला कि बहू को मायके जाना है? अरे पता नहीं कैसे पता चला, लेकिन अब तो जाने दो बहू को। हाँ, अब तो नौकरानी आ गई है तो उसका क्या काम। अरे जा। बहू नौकरानी को देखती है, उसे लगता है कि ये कैसे हो गया। बंद कमरे में जो बात हो रही थी वो नौकरानी को कैसे पता चल गई। लेकिन उस वक्त रीना के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से अपना सामान पैक करके निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद रीना वापस ससुराल आती है तो नौकरानी उसे गले लगा लेती है। थैंक्स, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे घर जाना है? अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, परेशान ना हो भाभी जी। लेकिन पैसे वो नहीं है मेरे पास। अरे उसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम वो अपनी सास को दे देना और कह देना कि वो तुम्हारे मायके वाले देते हैं मुझे यहाँ रखने के लिए। रीना नौकरानी की बात सास को बोल देती है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्या है, करो काम दोनों मिलकर। लेकिन सुन ले बहू, काम चोरी मुझे पसंद नहीं है। नौकरानी रीना को बिल्कुल बहू की तरह रखती, उसके सर पर तेल लगाती, उसे घर की सारी बात बताती। आपको कैसे पता कि मेरी असली सास ये सब करती थी? आपको तो हमारी दादी सास की बातें भी पता है। मैं तब भी यही काम करती थी ना, इसलिए। नौकरानी रीना को त्योहार और व्रत करने के सारे प्रकार बताती। सास देखती है कि नौकरानी की रीना के साथ खूब पट रही है, तो वो जलन के मारे एक दिन नौकरानी को छत पर बंद कर देती है। माँ जी, आपने कमला को देखा है क्या? अरे नहीं तो, मेरा क्या यही काम है कि मैं नौकरानी को देखते रहूं? तभी नौकरानी की आवाज रसोई से आती है। मैं यहाँ हूँ रीना बेटा, आजा। सास को हैरानी होती है कि जिस नौकरानी को उसने छत पर बंद कर दिया था वो यहाँ कैसे आ गई। अरे कमला तू?
नौकरानी सास को जब देखती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। सास डर जाती है। ये कौन है? ये नौकरानी नहीं है। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सामने कमला पानी लेकर खड़ी होती है। डर के मारे सास कुछ नहीं कहती। फिर अगले रोज सास तैयार होकर बाहर कहीं चली जाती है। आज तो पता करके रहूंगी कि ये कमला है कौन। उसके घर जाकर देखती हूँ। सास कमला के घर जाती है जहाँ वो खाना बना रही होती है। का करने आई हो? घर से तो निकाल दिया, ये भी नहीं सोचा कि हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे का? तू यहाँ कैसे फिर घर पर? अरे जा रे, तेरे घर कौन आएगा? पैसे तो तेरे जेब से निकलते नहीं। सास समझ जाती है कि घर पर जो है वो कमला नहीं बल्कि कोई भूत है। वो सीधे तांत्रिक के पास जाती है। अरे तांत्रिक जी, मेरे घर में भूत है। वो नौकरानी बनकर घर का काम कर रही है। क्यों उसने किसी को मारा? किसी को डराया? अरे नहीं, वो तो चुपचाप घर का सारा काम करती है, बहू के साथ रहती है और किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन कल उसने... ये बोलकर सास तांत्रिक को सारी बात बताती है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सास डर कर घर जाती है जहाँ कमला नौकरानी काम कर रही होती है। क्या हो गया? कहाँ गई थी और इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ नहीं। कमला, माँ जी को पानी दे दो। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी को हैरानी होती है कि सास को क्या हो गया है। तभी तांत्रिक आ जाता है। कहाँ है भूत? कौन सी आत्मा का वास है यहाँ? अरे ये कौन है? हाँ, कौन है? भूत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे रुको, ये नौकरानी कमला नहीं है बल्कि किसी की आत्मा है। अरे कमला तो वो अपने घर में है। तब तक कमला भी आ जाती है। दो कमला आमने सामने। सभी डर जाते हैं। तांत्रिक भूत कमला को हैंडल करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर पानी डालकर उसे एक बोतल में डाल देता है जहां कमला रीना की पहले वाली सास बन जाती है। अरे विमला, तुम भी? हाँ, मुझसे मेरी बहू का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैं उसके साथ थी। अब तेरा दुख मैं बताता हूँ। ससुर तांत्रिक के हाथ से बोतल ले लेते हैं और रीना को दे देते हैं। रीना बोतल का ढक्कन खोलकर सास को आजाद कर देती है। मैं अपनी माँ के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। माँ, आप जाइए। आपका इतना साथ भी मुझे बाकी का जीवन जीने की ताकत देगा। सुधा एक छोटे से गांव की रहने वाली और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक अच्छे खाते पीते घर में हो जाती है। सुधा, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई हैं। तुम बिना देर किए मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। ए जी, मैं अभी आपके लिए ऐसा नाश्ता बना के लेकर आती हूँ कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। सुधा जल्दी से रसोई घर में जाती है। हे राम, रात के सारे झूठे बर्तन अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें जल्दी से बड़ी वाली मशीन में डाल के धो लेती हूँ। सुधा सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है, मशीन के अंदर पड़े बर्तन धड़म धुड़ुम की आवाज करने लगते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे भगवान, ये क्या? वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, किसने कहा था तुमसे वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? परसों आप ही ने तो मुझसे कहा था जी। अरे यार, वो मैंने डिश वॉशर के बारे में कहा था। वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या जी? अब वो तो इसका मिस्त्री ही आके बताएगा। 8-10 हजार से जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, बाहर नाश्ता कर लूंगा। और तुम भगवान के लिए माँ के आने तक घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कार्तिक चिढ़कर घर से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते और शहर की नए जमाने की चीजों से अनजान सुधा अक्सर कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर देती थी। इसी तरह एक दिन सुधा कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर कार्तिक के लैपटॉप पर पड़ती है। मेरे पतिदेव का भी जवाब नहीं। इतनी महंगी चीज को
ऐसे ही रख छोड़ा है। ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर। अभी इसे साबुन से रगड़कर साफ कर देती हूँ। सुधा कार्तिक के लैपटॉप को साबुन से धोकर कपड़ों के साथ सूखने के लिए रस्सी पर टांग देती है। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह रस्सी पर टंगा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, मेरा 50,000 का लैपटॉप इस रस्सी पर क्यों लटक रहा है? सुधा, याओ! क्या हुआ जी? ये क्या है? अब भगवान के लिए ये मत कहना कि तुम्हारे गांव में लोग लैपटॉप को इसी तरह धोकर सुखाते हैं। आपको पता है जी, इस पर कितनी धूल जमी थी। एक तो खुद आप अपनी चीजों को साफ सफाई से रखते नहीं, ऊपर से जब देखो मुझे आंखें दिखाते रहते हैं। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सुधा रोने लगती है। तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। अपनी आंखों से देख लो, आपकी लाडली बहू ने मेरे इतने महंगे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं बचा। अरे, गलती तो इंसान से ही होती है ना, तू इसे प्यार से भी तो समझा सकता है। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है, और तू है कि जब देखो इस पर धौंस जमाते रहता है। बड़ा आया तू, चल बहू यहां से। कार्तिक भी मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सुधा बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का है। बाप रे बाप, 600 रुपए? अरे भैया, 100 रुपए की चीज 600 में दे रहे हैं। अरे लूटना है तो जाके बैंक लूटो ना। हम गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रहने दो जी, नहीं चाहिए हमें। सुधा वहां से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है। अरे बहन जी सुनिए तो, अच्छा कितने रुपए देंगी? 200 रुपए। अरे बहन जी, ये तो बहुत कम है। एक काम करिए, 400 रुपए दे दीजिए बस। 200 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है, 200 ही दे दीजिए। वैसे भी बोनी का टाइम है। इस तरह सुधा पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो घर में सामान का ढेर लगा देख चौंक जाता है। अरे बाप रे, लगता है सुधा पूरा बाजार खरीद लाई। इस औरत के कारण तो मैं एक कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ? अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? अरे माँ, ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? आपको पता है अभी घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। क्यों, शादी के पहले तू भी तो घर के लिए इतना ही सामान लेकर आता था ना। अच्छा बेटा, जरा सोच के बता, ये सामान कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ? 10-12 हजार से कम में तो बात नहीं बनी होगी। मैं खुद ये सारा सामान हर महीने लाता था। सुधा हंसने लगती है। अरे नालायक, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ 3,000 रुपए में लेकर आई है। क्या? हाँ, तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान सुधा कैसे ला सकती है? अरे बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, बहू ने तो हर महीने बचत कर करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद लिया है, और तू हर महीने दुकानदारों के हाथ बेवकूफ बनकर 2-3 हजार की चीज 10-12 हजार रुपये में ले आता था। माँ, सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अक्लमंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, लोगों से बात करने की कला, ये सारे गुण भी होने चाहिए, और जो सुधा में है। शिक्षा,
ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी का तालमेल भी होना चाहिए। नेहा अपने मायके से कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी, आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 5 साल हो गए। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशगुन होता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेहा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पर तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह के हम सब लोगों के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है। करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे के 2,000 रुपए भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं, तभी तो 2,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊंगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। नेहा रोती हुई वहां से चली जाती है। रमा आए दिन ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो राहुल, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। राहुल, आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह, माँ जी, मेरे भैया को बेटा हुआ था ना, जय? हाँ हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, 2 दिन बाद जय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? हे भगवान, नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला लाती है। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का झूला दे ही दीजिए, जान बची तो लाखों पाए।
अरे यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूंगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। रमा देवी तुरंत बैंक से पैसे निकालकर नेहा को दे देती हैं। जा, अपने मायके जाके मेरी तरफ से सोने का झूला दिया। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। मतलब? धत तेरे की, जाने दो भाई, तुम जानो, तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से जय के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझे ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना। अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अपशगुन। अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दीवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। शिक्षा, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सकते हैं। साक्षी की सास को पैसे का काफी घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ ना समझती, नौकरों को डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती। साक्षी के भाई की शादी आने वाली थी, जिसके लिए वो शॉपिंग करने बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठंड कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देखा झोला उठाकर निकल पड़ती हो। टोक दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। बम्बई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। और क्या पूछ लूं? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं, 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ तो। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो साक्षी को कहती है, साड़ी लेने? सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। साक्षी मुंह बनाती हुई, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को साक्षी घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और साक्षी को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि साक्षी की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये? तू तो रहने ही दे साक्षी, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। साक्षी की सास तुरंत बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को साक्षी की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं।
जहां सभी साक्षी की सास का मजाक बनाते हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी बहुत जच रही है। साक्षी को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और सास के साथ घर आ जाती है। अगले दिन साक्षी का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जिसमें ढेर सारे चमकीले सितारे लगे होते हैं और वो ऑफ शोल्डर होता है। साक्षी वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती हैं और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती हैं। साक्षी की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती है और कमरे से ही साक्षी को आवाज देती हैं। साक्षी, अरे ओ साक्षी, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। साक्षी सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की हालत देखकर हैरान रह जाती है। फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने जा रही हूँ। साक्षी सास की इस आदत से परेशान हो जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी साक्षी की सहेली उससे मिलने आ जाती है। वो उससे सारी बात बताती है। साक्षी की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। शाम को सास वापस आती हैं तो देखती हैं कि साक्षी एक लंबी सी हिल्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। साक्षी कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। साक्षी की सास अगले दिन वैसी ही सैंडल ले आती हैं और पहन लेती हैं। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती हैं कि धड़ाम से गिर पड़ती हैं और चिल्लाने लगती हैं। हाय रे, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। साक्षी जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए, पड़ गए ना लेने के देने, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी और न जाने कितने टाँके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है, तू तो बस डॉक्टर को बुला दे, मैं अब कभी तेरी नकल नहीं करूंगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ।